चलिए ना, ये कौन सा था? डोवर स्ट्रेट। एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डोवर स्ट्रेट, और आपको पता है कि एक डोवर जल संधि या डोवर स्ट्रेट, ये दो वाटर बॉडी यानी दो जलीय निकायों को जोड़ने का काम करता है, ये नॉर्थ सी और ये इंग्लिश चैनल। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि एक जो स्ट्रेट होता है या जल संधि होता है वो दो लैंड मास यानी कि दो भूखंडों को भी अलग करता है। किसको किसको अलग कर रहा है? फ्रांस इंग्लैंड, फ्रांस इंग्लैंड, या इंग्लैंड की जगह यूके भी दे दे तो सही है, क्योंकि ये पूरा मिलाकर यूके या ग्रेट ब्रिटेन दे दे तो आप अंडरस्टैंडिंग में ले लोगे ना। और ये फ्रांस, ये याद रखना फ्रांस, ठीक। दो स्टेट देखे था हमने, फिर यहाँ पर देखा था बोनिफिसियो, यहाँ पर एक स्टेट देखा था बोनिफिसियो, बोनिफेसियो, बोनिफेसियो देखा था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक देखा था मेसिना, यहाँ पर क्या देखा था? मेसिना स्ट्रेट, मेसिना स्ट्रेट, मेसिना जल संधि। बोनिफिसियो किसको किसको जोड़ेगा भाई? इधर क्या है? टाइरेनियन सी, इधर टाइरेनियन सागर, इधर भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो बोनिफिसियो किसको किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी को टाइरेनियन सी से। और अलग किसको करता है? यह है कॉर्सिका, कॉर्सिका एक आइलैंड कंट्री है, वो द्वीपीय देश है, और ये इटली का आइलैंड है सर्डिनिया। तो कॉर्सिका आइलैंड कंट्री को इटली के सर्डिनिया आइलैंड से अलग करता है। फिर मेसिना को देखा था हम लोगों ने, इधर क्या है? ये आयोनियन सी, इधर क्या है? इधर टाइरेनियन सी है तो इधर आयोनियन सी। तो मेसिना किसको किसको जोड़ता है? टाइरेनियन सी से आयोनियन सी को। और अलग किसको करता है? तो इटली के मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करता है, दोनों ही इटली के भाग हैं। तो इटली मेनलैंड, इट सेपरेट्स इटली मेनलैंड फ्रॉम इटलीज सिसिली आइलैंड, ठीक। ये देख लिए थे। फिर यहाँ पर एड्रियाटिक सी था, ये जानते हैं अपन। यहाँ पर एक स्टेट था, बताया था ओट्रांटो, बताया था? अच्छा, चलो 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 चलो, और याद तो है मेरे को, लेकिन एक बार और देख लूँ। ओट्रांटो, ये कौन सा चैनल, ये कौन सा है? ओट्रांटो, ओट्रांटो, जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ वैसे उच्चारण है, ओट्रांटो। ओट्रांटो स्ट्रेट है ये, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सी। ये एड्रियाटिक सी था और ये आयोनियन सी। तो ओट्रांटो जो स्ट्रेट है, ओट्रांटो जल संधि है, वो किसको किसको जोड़ता है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से, ये क्लियर है। और अलग किसको कर रहा है? इटली का मेनलैंड और अल्बानिया, नहीं ग्रीस नहीं है, नोनी, अल्बानिया, ये जो है ना, ये क्या है? अल्बानिया, अल्बानिया या अल्बानिया बोल लो, अल्बानिया। तो दो इटली अलग देश है, अल्बानिया अलग देश है। तो किसको किसको ये अलग करता है? इटली को अल्बानिया से, और जोड़ता किसको है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। फिर हम लोगों ने यहाँ तो डिटेल देख लिया था, देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा था। अच्छा चलो, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ हाँ, और वो शेड देखे थे? नहीं देखे हैं ना? हाँ रुको, कभी आराम से आता है, कभी ये घूमता रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों करता है ये। वाईफाई चालू नहीं है? नहीं ऐसा ये कभी आता है कभी नहीं आता है, हरामखोर। टर्की टर्की थोड़ा सा बड़ा सा चाहिए मेरे को। अरे यार, केवल टर्की अलग से नहीं दे रहा है। चलो मैं इसी में बता देता हूँ। ये नीचे का टर्की जो दिख रहा था आपको मैप में, ये टर्की,
देखो, आप पहले ही जानते हो कि टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, एक अंतर महाद्वीपीय देश है ना। क्यों? क्योंकि टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है। ठीक। अच्छा, टर्की का ये छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है बीच में, इसको क्या कहते हैं हम? थ्रेस। इसको कहते हैं थ्रेस। थ्रेस कहते हैं। और ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो रिलीफ है, जो संरचना है पृथ्वी के ऊपर, वो है एनाटोलिया का पठार। एनाटोलिया का पठार, एनाटोलिया प्लेट्यू, ये यहाँ पर है, तो इसको एनाटोलिया कहते हैं। ठीक। तो ये जो थ्रेस पार्ट है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। ये थ्रेस पार्ट यूरोप में है और ये एनाटोलिया पार्ट एशिया में है। ठीक। इसीलिए इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं, अंतर्महाद्वीपीय देश कहते हैं। ये दोनों युद्ध जगह से गैप है। और ये बीच में जो है, ये है मरमरा सी। ये बीच में क्या है? मरमरा सी। बीच में है मरमरा सागर। और इधर क्या है? इधर काला सागर, ब्लैक सी। इधर क्या है? ये ब्लैक सी। और इधर क्या है? ये जो वाला जो हिस्सा इस साइड, ये है एजियन सागर, एजियन सी। जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ वैसा ही हिंदी में है, एजियन सागर ना। अब आप एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है, इधर बीच में मरमरा सागर, इधर काला सागर, इधर एजियन सागर। ये ऊपर जो जल संधि या स्ट्रेट मिलेगी वो है बॉस्फोरस लिख दे या बॉस्फोरस लिख दे, बात एक ही है। ठीक। और ये जो है, ये है डार्डेनल्स स्ट्रेट है, ये दार्डेनल्स जल संधि। ये है बॉस्फोरस जल संधि। अब ध्यान से देखो, है ना, टर्की के ही बीच में हमको दो जल संधि, दो स्ट्रेट मिलेंगे। एक ऊपर में बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस स्ट्रेट। नीचे मिलेगा हमको डार्डेनल्स स्ट्रेट या दार्डेनल्स जल संधि। अब किसको जोड़ता है भैया? काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है। बॉस्फोरस किसको जोड़ता है? काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है। और डार्डेनल्स किसको जोड़ता है? मरमरा सागर और एजियन सागर। ये तो एकदम क्लियर है। अच्छा, यहीं पर ये जो इस्तांबुल है, एक डिस्ट्रिक्ट है इनका, ये भी दोनों जगह बटा हुआ है। इस्तांबुल भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है, टर्की का इस्तांबुल। हालांकि बता दो, टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। टर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। वो यहाँ पड़ेगा, इधर। टर्की का कैपिटल एशिया वाले हिस्से में पड़ेगा, अंकारा। लेकिन इस्तांबुल एक शहर है टर्की का, और वो भी आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। ये याद। तो ऐसा भी बोल सकता है भैया, अलग तो ये टर्की को ही कर रहा है दोनों, लेकिन ये ऐसे भी बोल सकता है कि टर्की के यूरोपियन पार्ट को, ये थ्रेस पार्ट को टर्की के एनाटोलिया पार्ट से अलग कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि इस्तांबुल को दो हिस्सों में बांट रहा है ना। और ये वाला हिस्सा भी वही है, थ्रेस पार्ट को किससे जोड़ रहा है, किससे अलग कर रहा है? एनाटोलिया पार्ट से। क्लियर है बात? ये हो गया टर्की का जल संधि। अच्छा, हम लोगों ने कल ये गल्फ देख लिया था। गल्फ, एक तो ये, इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बिस्के। बिस्के की खाड़ी, ये बिस्के की खाड़ी थी। ये काला सागर था, ये नहीं, बाल्टिक सागर था। ये वाला हिस्सा, ये क्या था? बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी। लोकेशन देख लो भैया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, इसके बीच में है ये। यहाँ पर देख लो, फिनलैंड और एस्टोनिया के नीचे ये वाला हिस्सा, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, हिंदी में फिनलैंड की खाड़ी। और ये बीच में दिख रहा है लातविया, ये इसका कैपिटल रीगा, इसके बीच में ये दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ रीगा। ये है रीगा की खाड़ी, देखे थे? रीगा की खाड़ी। आपको ये ध्यान, यहाँ पर प्रश्न जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये जो आपको बोथनिया की खाड़ी दिख रही है, आपको फिनलैंड की खाड़ी दिख रही है, रीगा की खाड़ी दिख रही है, ये खाड़ी कौन सा सागर निर्मित कर रही है? बाल्टिक सागर। ये कौन सा सागर है? बाल्टिक सी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप पहले से जानते हो इसको, बाल्टिक सागर।
ये देख लिए थे आप। अच्छा, फिर पेनिनसुला सारे देख लिए थे, प्रायद्वीप देख लिए थे ना। अच्छा, अब आते हैं हम इसके, अच्छा इसमें आपको कुछ देशों का ग्रुप बताया था, लग्जमबर्ग, बेनेलेक्स पढ़े थे, बेनेलेक्स, बेनेलेक्स, BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग, ये था बेनेलेक्स देशों का समूह, है ना। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एक ये बाल्टिक ग्रुप, देखा था कि नहीं? बाल्टिक ग्रुप नहीं देखा था? देखा था ना। ये तीन देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये देखा था हम लोगों ने। चलो, प्रायद्वीप ये वाइट सी है, ये तो जानते हो वाइट सी। चलिए अब इसके फिजिकल फीचर में चलते हैं। फिजिकल डिवीजन, यूरोप का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप, इसको 4 भागों में बांटा जाता है ना। दिस इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, या यूरोप हैज़ 4 फिजिकल डिविजन्स। ठीक, आइए यूरोप के 4 फिजिकल डिवीजन, एक मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ, ये मार्क कर दे रहा हूँ ऐसा, इसको आधा मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ, और फ्रांस को आधा मार्क कर, नहीं, इसको अभी मार्क नहीं करता, इसको मार्क कर देता हूँ। ये पूरा फिनलैंड, ये यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, ये तीनों कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया तक मार्क कर देता हूँ। ठीक, ये क्या है? ये है नॉर्थ एंड वेस्टर्न अपलैंड्स, उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि। क्या है ये? उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि। नंबर 1, पहला फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, यूरोप का भौतिक विभाजन। ठीक, पहला क्या है? उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि, उच्च भूमि क्या कहेंगे हम इसे इंग्लिश में? नॉर्थ एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स। ठीक, ये जो आप देख रहे हो, जो मार्क किया है मैंने, ये है नॉर्थ एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स। क्या क्या कवर हो रहा है? आइसलैंड, ऊपर वाले ये पूरे तीनों कंट्री, रशिया तक, फिर उसके ऊपर इधर ये जो आपका ब्रिटिश आइल्स है, इसका ये हिस्सा छोड़ दो बस, इसका ये वाला हिस्सा, और ये पुर्तगाल और फ्रांस का नॉर्दर्न हिस्सा, है ना। ऐसे बहुत रेयर है कि आपको एकदम से इसके अंदर घुस के पूछे, है ना। लेकिन अगर मैप आप देखे रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा। मान लो यहाँ कंट्री भी पूछना चाहे, प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ कंट्री पूछना चाहे तो एक कंट्री यहाँ का फेंक देगा, दूर का, आपको पता लग जाएगा। ये हो गया नॉर्थ में। दूसरा है यूरोप का उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, यूरोप का उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ यूरोप। अब नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ यूरोप को मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। एक तो सीधा ये जो बचा हुआ हिस्सा है भैया, ये बचा हुआ हिस्सा, इसको मैं रंग देता हूँ, है ना। फिर आपका जो फ्रांस का आधा हिस्सा है, आधा इंच करूँगा मैं, फ्रांस का आधा हिस्सा ये पूरा आएगा इसमें। ठीक, जर्मनी का आधा हिस्सा, ऊपर जर्मनी या डेनमार्क का आज यहाँ आधा हिस्सा, ये यहाँ तक आधा हिस्सा, ये। फिर आपका पोलैंड और बेलारूस, ये पोलैंड, बेलारूस, ये बेलारूस है, और ये पूरा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक, और इधर ये इसको पूरा रशिया तक ले जाऊंगा मैं, ये रशिया तक। ये क्या है? यूरोप का उत्तरी मैदानी इलाका भी है यूरोप पे, प्लेन इलाका। ठीक, अच्छा, ये है यूरोप का उत्तरी मैदान। तो आप इसको ड्रॉ कर लो, इसमें बहुत मेहनत मत करना कि कौन कौन से कंट्री कवर हो रहा है, बहुत रेयर है ये पूछा जाना। वो यूपीएससी में पूछता है, अभी सीजीपीसी में 1% चांस है इसका, जहाँ मैं बोलूँगा फोकस वहाँ करना। ये हो गया यूरोप का उत्तरी मैदान। अच्छा, यूरोप का उत्तरी मैदान हो गया ये। दूसरा, तीसरा जो है वो है सेंट्रल अपलैंड्स, मतलब यूरोप का केंद्रीय उच्च भूमि या केंद्रीय
उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि या उच्चावच, है ना, केंद्रीय उच्च भूमि या उच्चावच देख लो आप। अब ये कहा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, नीला है ना, ठीक है, ये बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ ये हिस्सा, ये ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है थोड़ा सा, ऑस्ट्रिया तक ये जो आपको दिख रहा है, और ये आपका स्विट्ज़रलैंड भी, और ये स्विट्ज़रलैंड भी, ये जो दिख रहा है आपको, ये है सेंट्रल अपलैंड्स, यूरोप का सेंट्रल अपलैंड्स, है ना, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल अपलैंड ये है। अब ये जो ये हो गया, उसके बाद चौथा देख लो आप, चौथा है अल्पाइन सीरीज़, चौथा है अल्पाइन सीरीज़, अल्पाइन सीरीज़, अल्पाइन श्रेणी, अल्पाइन सीरीज़, अल्पाइन श्रेणी है ये, अल्पाइन श्रेणी, अल्पाइन श्रेणी, अल्पाइन श्रेणी। अब जो नीचे पूरा बच गया आपका, पूरा ये सब अल्पाइन श्रेणी में चला जाएगा, ये सब अल्पाइन श्रेणी में चला गया, ये सदर्न हिस्सा, ठीक, सदर्न हिस्सा किस में चला गया, अल्पाइन श्रेणी में चला गया। वो बीच बीच में सागर में चला गया, वैसे तुम लोग खींचना मत ना, वहाँ कहाँ, ठीक, ये ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी में नहीं जाएगा, ये नहीं। अब एकदम एक जनरल आउटलुक ले लो कि यूरोप को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले हिस्से आइसलैंड देख लिया, उधर ब्रिटिश आइल्स का वो वाला हिस्सा देख लिया, ऊपर का ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देख लिया, और रशिया तक चला गया। ये क्या है, उत्तर और पश्चिमी, है ना, एक एक करके थोड़ा पकड़ते हैं। पहला वाला उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि, नॉर्थ एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स। नॉर्थ एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स का जो नदर्न पार्ट है, नदर्न क्योंकि वेस्ट में भी है ये थोड़ा, तो ये जो नॉर्दर्न ये वाला हिस्सा, नदर्न मतलब उत्तरी, उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि का ये जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, इसको कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, इसको कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड। आप लोग हिंदी में भी वैसे ही लिखोगे स्कैंडिनेवियन शील्ड, इसको कहते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, ठीक। अच्छा, अब फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड में आप लोग इस पहले वाला जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, इसमें आप लोगों ने क्या देखा, आपको ये पता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इसी में आएगा, वो ऑलरेडी आपको पता है, वो निकाल लोगे आप, मतलब स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी इसी में आता है ना, इसी में आता है। और क्या देखोगे आप, यहाँ है फिनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड को एक जीके है, देखो छोटे छोटे जीके हम सीजीपीएससी में मिस नहीं कर सकते या व्यापम में मिस नहीं कर सकते ना, और ये छोटा अगर पता है तो आसान है, और नहीं पता है तो यही टफ हो जाता है। फिनलैंड को बोलते हैं 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड इज कॉल्ड कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का देश, ठीक। और नॉर्वे को बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूरज का देश। नॉर्वे कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूरज का देश। अच्छा, सवेरे पढ़ा रहा था तो एक जन बोलिस कि सर यहाँ आधी रात में सूरज उगता है। दोनों विरोधाभास नहीं है, अगर आधी रात में सूरज उगता है तो आधी रात कैसे हो सकती ना, ऐसा नहीं है भैया। क्या है कि जो जापान जो है ना, जापान सबसे इधर 2D में आपको सबसे इधर दिखता है जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश। वो इसलिए बोला जाता है कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, और ईस्ट वाला हिस्सा पहले घूम के सूरज के सामने आ जाएगा, तो सबसे पहले वहाँ सूरज उगेगा। लेकिन जिस समय जापान में सूरज उग रहा होगा उस समय यहाँ आधी रात हो रही होगी। अब जब जापान में आधी रात होगी तब यहाँ सूरज उग रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है भैया लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोल रहे हैं, मध्य रात्रि के सूरज का देश, ऐसा बोल रहे हैं तो रात में सूरज उगता है, ऐसा नहीं है। मतलब इस पृथ्वी के किसी हिस्से में, इस पृथ्वी के किसी हिस्से में जब
अर्धरात्रि हो रही होती, जैसे जापान में रात का 12 बज रहा होगा तो यहाँ सूरज उग रहा होगा, यहाँ सूरज उग रहा होगा। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा जो शुरुआती क्लास कर चुके हैं, है ना, वो कर चुके हैं, क्योंकि GMT कैसे समय निर्धारित होता है वो सब आप लोगों का भी, अगर बस इसको देखो अभी नहीं समझ में आएगा वो कैसे होता है, पूरा कैसे होता है, वो कंसेप्ट शुरू में बता चुका हूँ। तेरे को पता है कि नहीं पता है, तेरे को पता है कि नहीं है? सूरज वाला पता है ना, कैसे टाइम निर्धारित होता है, इंडिया कैसे 5.5 घंटे लंदन से आगे चलता है, ये सब पता है कि नहीं पता है ना? तुम्हें नहीं पता होगा तो अभी ध्यान मत दो, आगे जान जाओगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद कुछ बचा तो नहीं है यहाँ, कोई वैसे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, एक और चीज़, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल आपको पता है ना, एक लैटिट्यूड यहाँ से गुजरता है, कौन सा वाला? 66.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 66.5 उत्तरी अक्षांश, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त पूछ देगा आपसे कि आर्कटिक वृत्त असल में ये ना आइसलैंड को छूता नहीं है, ऊपर से गुजर जाता है ना? तो यूरोप के किन देशों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, प्रश्न आ जाएगा, है ना? देख लो लाइन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया वाला पार्ट, ये रशिया वाला पार्ट है ना, यहाँ से गुजरता है ना? ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद रखना। आर्कटिक सर्कल यूरोप के किन देशों से गुजरता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। रशिया यूरोप वाला पार्ट, ठीक। आइए, उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री। एक और महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड कौन सा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री ऐसे गुजरता है, ये देखो, ग्रीनविच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं हम? यह है 0 डिग्री। कौन सा लॉन्गिट्यूड? कौन सा लॉन्गिट्यूड? नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड। नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड, उत्तरी देशांतर। 0 डिग्री उत्तरी देशांतर होता है क्या? उत्तरी देशांतर नहीं, कुछ नहीं होगा, ये 0 डिग्री होगा बस। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ठीक बीच से गुजर रहा है, कोई उत्तरी और दक्षिणी नहीं होगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन या GMT, प्रधान मध्याह्न देशांत बोलते हैं ना, प्रधान मध्याह्न, ये कहाँ से गुजरता है? तो 3 देशों, यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड मत लेना ना, इसको स्ट्रेच कर दिए हैं तो ऐसा टच करता हुआ लग रहा है। इंग्लैंड, नीचे फिर फ्रांस और नीचे स्पेन, ये 3। असल में ऐसा इसलिए नहीं आ पा रहा सीधा, क्योंकि इसको अपन क्या है, स्ट्रेच कर दिए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्कॉटलैंड और यहाँ से दूरी से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ये 3 देश याद रखना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ठीक। अच्छा, अब ये 4 फिजिकल डिवीज़न पहला वाला क्लियर हो गया भैया। कुछ नहीं, उत्तर और पश्चिमी उच्च भूमि में आप पहले से जानते हो, अगर क्वेश्चन बन जाए कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप ये कहाँ आएगा भैया? उत्तर और उत्तरी और पश्चिमी उच्च भूमि में आएगा। इसको उच्च भूमि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ज़्यादा पहाड़ तो आपको इधर दिखाई नहीं दिया, लेकिन है पहाड़। कहाँ है पहाड़? यहाँ है पहाड़। ये देखो, मैं आगे जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स दिखेगा, ऐसा फैला हुआ, ऐसा स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज दिखेगा, है ना। स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला दिखेगी, इधर दिखेगी ना। और आपको बता दूं, ये जो है, ये यूरोप का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। ये यूरोप का सबसे लंबा स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। ठीक। आइए, अब अपन आ गए दूसरे वाले हिस्से में।
दूसरा वाला हिस्सा कौन सा है? यूरोप का उत्तरी मैदान, यूरोप का उत्तरी मैदान। यूरोप का जो उत्तरी मैदान है इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे वो देश वेश पे एकदम बहुत ज़्यादा वो आपके नोट्स में रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको देख के निकल जाना। क्वेश्चन जहाँ नहीं बनता हमको एनर्जी वहाँ नहीं देनी है ना। आइए, बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखो आप, ये जो यूरोप का उत्तरी मैदान दिख रहा है ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है कि पूरब में? पूरब में ज़्यादा चौड़ा है ना। एक चीज़ बस ध्यान दो कभी लटके झटके कूट वाले प्रश्न में कि ये जो यूरोप का उच्च मैदान है ये पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा अधिक चौड़ा किधर है? पूर्व। बस है ना। अब तीसरा आ जाओ, कौन सा तीसरा? सेंट्रल अपलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। ये दिख रहा है केंद्रीय उच्च भूमि। अब केंद्रीय उच्च भूमि में कुछ काम की चीज़ें हैं। ये जो सेंट्रल अपलैंड्स है, केंद्रीय उच्च भूमि है, वास्तव में ये पठारों और पर्वतों का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स आपको यहाँ इसीलिए मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको पठार और पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, ठीक। ये वाले हिस्से में पठार और पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे आपको। और देख लो कैसे, ये देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा खाली था, ये था इसमें। यहाँ पर एक प्लेट्यू मिलेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैसिफ। सेंट्रल मैसिफ पठार, सेंट्रल मैसिफ का पठार फ्रांस में। केंद्रीय सेंट्रल अपलैंड्स में आपको एक रिलीफ दिखेगा, एक भू संरचना दिखेगी, क्या है वो? प्लेट्यू है। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ एक ये पठार दिखेगा आपको, एक मेसेटा। अच्छा इसी में बना दूँ क्या? कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देख, इसी में आपको यहाँ पर मिलेगा सेंट्रल मैसिफ का पठार। यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन में फैला हुआ मेसेटा का पठार, मेसेटा। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम क्लियर है, स्पेलिंग चला जाएगा। मेसेटा का पठार यहाँ मिलेगा आपको, मेसेटा का पठार, ठीक। मेसेटा का पठार, ठीक। और इधर मैं सीधे उसमें चला जाता हूँ, सीधे माउंटेन्स में, सीधा माउंटेन्स आ जाओ। ये सेंट्रल मैसिफ है, ये यहाँ पर मेसेटा प्लेट्यू है। कहाँ? पुर्तगाल स्पेन में, और ये केवल फ्रांस में, अब अपन सीधे चले जाते हैं माउंटेन रेंजेस। जो यूरोप में जो आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे उस पर चले जाते हैं। एल्पाइंस और अपलैंड्स वो ध्यान मत देना, वो उतना आप कर लोगे वैसा क्वेश्चन भी नहीं बनता। सिर्फ ये ध्यान रखो कि यूरोप में जो पर्वत श्रृंखलाएं वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी। एक तो स्कैंडिनेवियन देख लिया आप ना, एक प्लेट्यू देख लिया आपने, सेंट्रल मैसिफ पठार, और ये भी पठार है, पर्वत नहीं है। पर्वत होगा तो ऐसा बनाऊंगा। अच्छा, यहीं पर आप देखोगे लोकेशन, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर नहीं घुसना है, लेकिन फिर भी CGPSC में तो इसका चांसेस कम है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या कम होता है। लेकिन आप व्यापम के किसी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन कभी भी दाग देता है। यहाँ पर आ जाइए, ये जो दिख रहा है आपको स्विट्ज़रलैंड, इससे लगा हुआ एक माउंटेन है फ्रांस में, जूरा माउंटेन। किससे लगा हुआ? स्विट्ज़रलैंड। ये जो है ये क्या है? स्विट्ज़रलैंड। ये फ्रांस है, ये स्विट्ज़रलैंड है। ये तो स्विट्ज़रलैंड से लगा हुआ, मतलब जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जूरा जो माउंटेन है वो फ्रांस का स्विट्ज़रलैंड से बॉर्डर बना देता है, ठीक है। तो जूरा माउंटेन भी फ्रांस में मिलेगा, जूरा माउंटेन। इसके ऊपर चले जाओ, ये है जर्मनी, इससे लगा हुआ यहाँ पर एक माउंटेन मिलेगा, वोस्जेस पर्वत। कहाँ से लगा हुआ मिलेगा? फ्रांस में ही है, लेकिन वो कौन से किसके बॉर्डर पर लगा हुआ मिलेगा? जर्मनी के। वोस्जेस पर्वत, वोस्जेस माउंटेन, ठीक। ये जर्मनी से लगा हुआ।
लटके झटके मैप में बना लो कि कभी ऐसा देखो क्वेश्चन, अब नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप जानो ट्रेंड के हिसाब से अभी चलना खतरनाक है, क्योंकि ना तो किसी को पता है 2-3 सालों में पैटर्न बदल गया है, ना तो CGPSC का कोई फिक्स पैटर्न है और ना व्यापम का। लेवल के प्रश्नों के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। जूरा पर्वत किससे फ्रांस में है, किससे बॉर्डर, किसके बॉर्डर बना रहा है, किसका बॉर्डर डिफाइन कर रहा है, ये स्विट्ज़रलैंड का। और वोजेस पर्वत ये भी फ्रांस में है, किसके बॉर्डर किससे अलग कर रहा है, जर्मनी से, है ना। अच्छा, ये जर्मनी में एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फॉरेस्ट नाम है इसका, लेकिन जंगल नहीं है, ये पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, है ना। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की थियोरी मैं बताया हूँ क्या आपको? उसमें ये कौन सा पर्वत था? भ्रंशोत्त पर्वत था ये, टाइप पर्वत और पहाड़ में अंतर बोला था, इतना हाइट। अच्छा, आगे आएगा, थियरी में आगे आएगा, जान जाओगे, अभी उस पर माथापच्ची मत करो। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, केक भी आता है, ब्लैक फॉरेस्ट केक भी होता है ना। लेकिन आजकल बड़े अलग अलग केक आने लगे हैं, रस मलाई केक भी आता है, गुलाब जामुन भी रहता है उसमें ना। अब बड़ा महंगा केक हो गया है यार। मैं एक दिन गया, मेरे को अपने ज़माने का रेट याद था। 1 पाउंड का केक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 रुपये मिलता था। मैं चला गया, वो लोग मेरे को बोले रस मलाई केक लेके आना, तो 1 पाउंड का केक वो 600-650 या 700 का था, 1 पाउंड का केक। तो साला ना आया ब्लैक फॉरेस्ट, अरे साला क्या बताएं, रसमलाई क्या हो गया है? रसमलाई का शादी हो गया। आज एक माउंटेन बहुत ध्यान से सुनना, आल्प्स माउंटेन, आल्प्स एक माउंटेन में हम देखने वाले हैं, उसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत श्रृंखला, यहाँ कभी ना जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला कौन कौन से देशों में फैली हुई है ना। बड़ा टफ बनाना होगा तो टफ बना देगा। देखो ये फ्रांस है, ये इटली है, ये तो इटली है, जानते हो ना, ये इटली है, ये इटली है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया ना। एक आर्क में ऐसा मिलेगा, आर्क में माउंटेन है ये, आर्क में ये आर्क बना रहा है इन देशों में। ये है एल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स माउंटेन रेंज, है ना। मेजर कंट्रीज आप ध्यान रखो, छोटी छोटी और भी कंट्रीज आती है लेकिन मतलब नहीं, ये मोटा मोटा याद रखो आप। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में फैला हुआ है ये, ठीक। स्लोवाकिया में फैला हुआ है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ठीक। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड, ये ऑस्ट्रिया, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा ऑस्ट्रिया, और ये है स्लोवाकिया। आल्प्स पर्वत श्रृंखला मोटा मोटा। और आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, आल्प्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। क्या है? माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। और लेकिन माउंट ब्लैंक चोटी आपसे पूछे तो आपको क्या लेना है? फ्रांस। क्या लेना है? फ्रांस। फ्रांस में लेना है आपको।
हालांकि फ्रांस और इटली दोनों क्लेम करते हैं बॉर्डर पे है, इटली बोलता है मेरा है, फ्रांस बोलता है मेरा। तो जनरली एक्सेप्टेड क्या है, माउंट ब्लैंक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक कहाँ है, फ्रांस में। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। अच्छा, ओकर बाद इस यहीं पर ये दिख रहा है इटली के बीच में, इटली के बीच में ऐसा एक पर्वत गया है, एपेनाइंस। एपेनाइंस, 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 एपेनाइंस पर्वत श्रृंखला इटली के ठीक बीच में, ऐसे एपेनाइंस पर्वत श्रृंखला, ठीक। और मैं अलग से नदी अलग से बताऊंगा, उससे माथा पच्ची अभी आप मत करो। ठीक, आइए, हाईएस्ट पीक हो गया इसका। उसके बाद आप देखिए पायरेनीज, ये दिख रहा है आपको फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर, बॉर्डर में पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है पायरेनीज। पायरेनीज, पायरेनीज बॉर्डर दोनों में फैला हुआ है, दोनों में फैला हुआ है, स्पेन और फ्रांस में पायरेनीज पर्वत श्रृंखला है ना। और पायरेनीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वो यहाँ है, यहाँ है, कहाँ, स्पेन में है, एनीटो, एनीटो, अनीटो पर्वत, अनीटो चोटी, वो स्पेन में है। पायरेनीज की सबसे ऊंची चोटी अनीटो यहाँ है ना। अच्छा, अब आपके नक्शे में आपका जो उसमें होगा ना, मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ये तो ब्लैक सी हो गया, फिर ये टर्की हो गया। थोड़ा सा गैप में लेके यहाँ पर एक ऐसा सी आएगा, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये क्या है, ये डिटेल अपन एशिया में देखेंगे, इसके बारे में अपन यूरोप वाले हिस्से में देख रहे हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक जॉर्जिया मिलेगा, यहाँ पर कौन सा देश, जॉर्जिया, पता है ना, ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश था एक जॉर्जिया। ब्लैक सागर से कैस्पियन सी तक आपके जो मैप दिया हो ना, उसमें एक जगह है यहाँ पर, वो जो दिख रहा है ना, वो उसको पूरा कर दोगे कैस्पियन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा ऊपर एक सीरीज़ ऐसा फैला हुआ और एक सीरीज़ ऐसा फैला हुआ, ऐसा, ये है कॉकसस, कॉकसस, कॉकसस पर्वत श्रृंखला, कॉकसस पर्वत श्रृंखला, ये दोनों कॉकसस पर्वत श्रृंखला है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर कॉकसस, ये क्या है, ग्रेटर कॉकसस, और ये है लेसर कॉकसस, ये है लेसर कॉकसस, है ना, मतलब उच्च कॉकसस और निम्न कॉकसस, समझ गए, उच्च कॉकसस और निम्न कॉकसस। ऊपर वाला ग्रेटर कॉकसस और यह है निम्न कॉकसस। कॉकसस के साउथ में कौन सा देश, जॉर्जिया है, जॉर्जिया ना। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक, ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहीं है,
सबसे ऊंची चोटी यहीं मिलेगी आपको। और वो सबसे ऊंची चोटी यहाँ है, ग्रेटर कॉकेसस में। ग्रेटर कॉकेसस में ये सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। दिस इज एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रस या एल्ब्रुस लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होगा। कॉकेसस में, ग्रेटर कॉकेसस में सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस या एल्ब्रस ना। यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप यही है, एल्ब्रस, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यही है। देखो ये सर्बिया है, ये बुल्गारिया, ये क्या है, बुल्गारिया। यहाँ पर एक माउंटेन आपको फैला हुआ मिलेगा, बाल्कन। बाल्कन माउंटेन, ये है बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन। कहाँ कहाँ फैला हुआ बाल्कन आपको दिखेगा? ईस्टर्न साइबेरिया, सेंट्रल बुल्गारिया, है ना। पूर्वी ये वही है ना। रुको यार एक बार देख लो। ये सर वो सर ठीक तो है, ये तो ये देखो, ये सर्बिया बुल्गारिया, ये सर्बिया और बुल्गारिया ऐसे होगा नीचे। मैं इसको यहाँ ले गया, ये कहाँ से होगा? ये है सर्बिया, सॉरी ये ईस्टर्न और सेंट्रल, ये सर्बिया और ये बुल्गारिया, यहाँ फैला हुआ बाल्कन पर्वत श्रृंखला। बाल्कन सर्बिया और बुल्गारिया में फैला हुआ, ठीक। लगभग हो गया। आपसे पूछेगा कि कौन सा पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है? दिख रहा है वो, देखो पारिनीस दिख रहा है, ठीक। इतना आपको ये क्लियर है। कैस्पियन और ये सब अपन वहाँ पढ़ेंगे, एशिया में। आइए भैया नदियाँ देख लो आप। ऐसे छोटे छोटे और भी मिलेंगे ना, लेकिन उतना आवश्यक नहीं है अपने को। आ जाओ नदियाँ देख लेते हैं। नदियों को नदियों में रहने दो। यहाँ जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है। यहाँ पर आइए, एक माउंटेन है वल्दाई, रूस में वल्दाई माउंटेन्स। कहाँ है वल्दाई माउंटेन्स? वल्दाई कहाँ? रशियन पार्ट में, पीटर्सबर्ग में। कहाँ है ये? ना पीटर्स, ये है पीटर्सबर्ग। और जो हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में देखा था वो पिट्सबर्ग था। लाहौर इस्पात की राजधानी पेंसिल्वेनिया में देखा था, यूएसए में। ये पीटर्सबर्ग है, ये रशिया में है। वो पिट्सबर्ग था, ये पीटर्सबर्ग है ना। पीटर्सबर्ग, रशिया के पीटर्सबर्ग में है वल्दाई माउंटेन, वल्दाई पर्वत, वल्दाई पर्वत। आ जाओ भैया, यहाँ से एक नदी निकलेगी, इस तरह से ऐसे निकलेगी और यहाँ जाकर कैस्पियन सागर में विसर्जित हो जाएगी। कहाँ विसर्जित हो जाएगी? कैस्पियन मतलब। और ये नदी का नाम क्या है? वोल्गा। ये नदी है वोल्गा, वोल्गा रिवर। तो सबसे लंबी नदी है, तो आप इसके बारे में, इसका ओरिजिन देख लो। कहाँ है? रशिया के पीटर्सबर्ग के वल्दाई माउंटेन से। और विसर्जित कहाँ हो रही है? इट इज़ फॉलिंग इनटू कैस्पियन सागर। इसका माउथ, इस नदी का मुहाना कहाँ है? माउथ कहाँ है? कैस्पियन सी।
और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी ना। और यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्कैंडिनेवियन। यूराल को वो लोग क्या है बॉर्डर में लेते हैं, लेकिन वो एशिया में चला जाता है, वो रशिया में चला जाता है ना। स्कैंडिनेवियन जानते हो कितने किलोमीटर लंबी है? पहाड़ी 1500 किलोमीटर लंबी है। थोड़ा सा इसका लटके झटके 1500 किलोमीटर लंबी है ये स्कैंडिनेवियन जो है ना पर्वत श्रृंखला, 1500 किलोमीटर लंबी है। चलो भैया, ये वोल्गा हो गया। यहीं पीटर्सबर्ग के वल्दाई से एक और नदी निकलती है, ये है बेलारूस और ये है यूक्रेन। ऐसा होते हुए ये ब्लैक सी में आकर एंड हो जाती है। माउथ कहाँ है इसका? ब्लैक सी, ब्लैक काला सागर। ये बेलारूस है और ये है क्या? यूक्रेन। ये बेलारूस और ये है यूक्रेन है ना। ये क्रीमियन पेनिनसुला याद आ रहा है आपको? ये यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी इसके बैंक में है, कीव। कीव कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नाइपर। डी साइलेंट है ना, नीपर नाइपर लिख दे, एक ही है, ठीक। नाइपर नदी है ये, नाइपर बेलारूस और यूक्रेन में बहते हुए काला सागर में चली जाती है। नाइपर नदी को देखो, जो वर्ल्ड में जो नदियां हैं, अब ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती हैं इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बताऊं थोड़ा क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। अगर मान लो कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला पेपर सेट किया तो फिर ऐसे ख़तरनाक क्वेश्चन वो बना सकता है ना। तो एकदम अब बहुत तगड़ी तगड़ी नदियां हैं, जैसे कि अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा अगर पूछेगा तो, कि नाइपर का ओरिजिन क्या है? वाल्दाई माउंटेन, पीटर्सबर्ग, रशिया। उसका माउथ कहाँ है? मोहाना कहाँ है? ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, ऐसा दे देगा ब्लैक सागर। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि नाइपर नदी के किनारे कौन से देश की कैपिटल या कौन सी कैपिटल है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल कीव। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। हालांकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी में जाएंगे, गंगा नदी को पढ़ेंगे, तो गंगा नदी कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, कहाँ पर क्या क्या करती है, वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो और, लेकिन यहाँ उतना माथापच्ची नहीं करना है ना। चलो, तो ये कहीं जा रही, केवल रशिया में बहकर जाकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है ये वोल्गा, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी। फिर आ गया नाइपर, ठीक। अच्छा, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी आ रही है, डेन्यूब। ये जर्मनी है। जर्मनी में आपने ब्लैक फॉरेस्ट देखा था, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट देखा था ना, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। यहाँ से एक नदी निकलेगी ना, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलेगी। देखो, ये यहाँ से सबसे पहले घुसेगी कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ये देखो, ऑस्ट्रिया में घुसी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया। जर्मनी से निकली, ऑस्ट्रिया में घुसी। फिर ये क्या है? ये आपका स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये स्लोवाकिया है। ये आएगी और ऐसा बॉर्डर में, स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर में बहते हुए घुस जाएगी, हंगरी में घुस जाएगी, ठीक। उसके बाद ये इधर बॉर्डर में घुसेगी, ये सर्बिया है, ये रोमानिया है। सर्बिया और रोमानिया के बॉर्डर में बहते हुए ऐसे जाएगी और कुछ देर यहाँ बॉर्डर बनाएगी इसका, और ये यहाँ पर काला सागर में विसर्जित हो जाएगी। ये है डेन्यूब नदी। ये कौन सी नदी है? डेन्यूब। ये इतना मत ध्यान देना कहाँ कहाँ बह रही, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो कहने वाला हूँ, ओरिजिन कहाँ है भैया? ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। इतना याद रखना। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। और ये कहाँ विसर्जित हो रही, कहाँ फॉलो कर रही है? ब्लैक सी। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो ये है कि ये विश्व की एकलौती नदी है जिसके तट पर, जिसके बैंक में सबसे ज़्यादा देशों की राजधानियाँ हैं।
सबसे ज़्यादा देशों की, कोई ऐसी नदी नहीं है जिसके तट पर इतनी राजधानियाँ हो देशों की, इकलौती नदी है ना। द ओनली, पूरे वर्ल्ड में द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज ऑन इट्स बैंक, है ना। विश्व की इकलौती नदी है जिसके तट पर सर्वाधिक देशों की राजधानियां स्थित हैं ना। 4 देशों की राजधानियां आपको यहाँ मिलेंगी इसके बैंक में, 4 देशों की ना। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट, विसर्जन काला सागर ना। अब देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना इसके बैंक में है, इसके तट पर है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा, आई ये लो, स्लोवाकिया का कैपिटल ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा इसके बैंक में है, ब्रातिस्लावा। फिर आ जाइए हंगरी की कैपिटल, अरे नदी गायब हो गई, बताओ। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, 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 बुडापेस्ट। और सर्बिया का कैपिटल देखो, सर्बिया, ये सर्बिया है ना, सर्बिया का कैपिटल याद रखें, सर्बिया बेलग्रेड, बेलग्रेड, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड इसके तट पर है, ये याद ना। डेन्यूब नदी के किनारे 4 देशों की राजधानियां हैं, 4 देशों की राजधानी। एक सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया के वियना द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके बाद कैपिटल है ब्रातिस्लावा द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। उसके बाद है बुडापेस्ट द कैपिटल ऑफ हंगरी, बुडापेस्ट। उसके बाद है बेलग्रेड द कैपिटल ऑफ सर्बिया, द कैपिटल ऑफ सर्बिया। ये याद रखना, डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक। आ जाइए चेक रिपब्लिक से एक नदी निकलती है, चेक रिपब्लिक से। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऑस्ट्रिया के ऊपर ये क्या है, चेक गणराज्य है, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक देश है ना वो, CZECH रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। स्पेलिंग पे मत जाओ, अंग्रेजी है वो ना, चेक गणराज्य है वो। चेक गणराज्य से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, ये है एल्बे। कौन सी नदी, एल्बे, ठीक, एल्बे नदी निकलती है। चलो, चेक गणराज्य से एक नदी निकल रही है एल्बे, यहाँ से नदी निकली और यहाँ जाकर नॉर्थ सी में, ये नॉर्थ सी है ना, विसर्जित हो गई। ये कौन सी नदी, एल्बे, एल्बे नदी चेक गणराज्य से निकलती है, जर्मनी में घुसती है और जर्मनी के ही उधर कोस्ट में जाकर एल्बे, और इसी के मुहाने पर माउथ के पास यहाँ एक बंदरगाह है, रॉटरडैम पोर्ट, जर्मनी का रॉटरडैम पोर्ट, रॉटरडैम पोर्ट, डबल टी आएगा, रॉटरडैम पोर्ट, रॉटरडैम बंदरगाह, जर्मनी, रॉटरडैम पोर्ट, वो एल्बे नदी के माउथ में है, वो वहाँ पर है ना। तो रॉटरडैम पोर्ट, जर्मनी का रॉटरडैम पोर्ट कौन से नदी के माउथ या बैंक पे है, एल्बे, एल्बे, ठीक।
नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़। ये रॉटरडैम पोर्ट मत लिखो, यहाँ मत लिखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, काटो गलती से आ गया यार। वो राइन नदी के है। केवल आप ये याद रखो, एक एल्बे नदी निकलती है चेक रिपब्लिक से, जर्मनी से होते हुए नॉर्थ सी में जाकर विसर्जित हो जाती है। ये यहाँ नहीं आएगा, रॉटरडैम पोर्ट यहाँ नहीं आएगा, रॉटरडैम पोर्ट यहाँ नहीं आएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है जो फ्रांस में बहती है, सीन नदी। सीन फ्रांस में यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे चली जाती है, यह है सीन नदी। और कहाँ? इंग्लिश चैनल। कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में विसर्जित हो जाती है, सीन रिवर, है ना। SEINE, सीन रिवर। सीन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीन रिवर में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे तट पर। ठीक, कितना टाइम हो गया? 6। आज यहीं रोक देते।